गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था, चैप्टर चल रहा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है, समझ आ गया होगा। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था बीओपी और बीओटी के बारे में। उसी को एक बार फिर से शॉर्ट में लेते हैं। बीओपी और बीओटी क्या होता है, बीओपी और बीओटी में अंतर क्या होता है? व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन क्या है और भुगतान संतुलन क्या है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। व्यापार संतुलन संकुचित रूप होता है और भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन संकुचित रूप होता है, भुगतान संतुलन उसका व्यापक रूप होता है। व्यापार संतुलन के अंदर केवल किन किन मदों को शामिल किया जाता है? व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है और भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है। इस टॉपिक पे लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट इसी के अंदर हम दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं कि बीओपी और बीओटी में क्या अंतर होता है। तो आप खुद भी बता सकते हैं कि ये एक व्यापक अवधारणा है और ये क्या है, संकुचित अवधारणा है। ठीक है, डिस्कस किया था। इसका बंदरगाहों पे लेखा होता है, इसका बंदरगाहों पे लेखा नहीं होता है। इसमें केवल किसे शामिल किया जाता है? इसमें केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। तो इसके अर्थ आप आराम से बना सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विदेशी विनिमय दर का अर्थ। विदेशी विनिमय दर क्या होगी, इसकी बात कर रहे हैं। विदेशी विनिमय दर। अब ये नया नाम आ गया, विदेशी विनिमय दर होती क्या है कि विदेशी विनिमय दर कि एक देश की मुद्रा, देखिए सब देश की मुद्राएं अलग अलग होती है। अब भारत में क्या चलता है? रुपया चलता है। अमेरिका की बात करें तो डॉलर चलता है। क्या भारत के रुपये और अमेरिका के डॉलर की वैल्यू सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने का जो मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय दर बोलते हैं। समझ आया? मान लीजिए कि ये क्या है, भारत का रुपीज है और ये क्या है, डॉलर है। तो भारत का रुपीज और डॉलर इनके बीच में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है कि भारत का रुपये जो है और डॉलर की जो वैल्यू दोनों में स्थिर नहीं रहती है, परिवर्तन होती रहती है, पर दोनों की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। तो विदेशी विनिमय दर क्या होती है? एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जो चेंज करने का जो मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। ये सब बेटा अपन इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें नहीं सुने हुए होते हैं। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो बहुत इजी सा टॉपिक था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। एक भौगोलिक सीमा से दूसरी भौगोलिक सीमा में जो भी बिजनेस की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। उसके बाद हमने उसके अर्थ पढ़ा, आवश्यकता पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद बीओपी भी समझ आ गया। अब ये भी समझ आ जाएगा विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर क्या होती है? एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना क्या कहलाता है? विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि एक देश की मुद्रा, किसकी बात कर रहे हैं? एक देश की मुद्रा, किसकी बात कर रहे हैं? मुद्रा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? करेंसी। ठीक है ना? एक देश की मुद्रा मतलब कि मान लीजिए भारत की मुद्रा की बात करें और उसका कंपैरिजन किससे करने वाले हैं? दूसरे देश की मुद्रा। क्या बात कर रहा है? एक देश की मुद्रा दूसरे बेटा टॉपिक टफ नहीं है, बस उसे ये है कि थोड़ा सा समझने की दिक्कत है कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में क्या करना है? उसकी कीमत को क्या करना है? व्यक्त करना है। समझ आ गया? एक देश की मुद्रा को दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत क्या होती है? क्या कहलाती है? विदेशी विनिमय दर। फिर से अपन डेफिनेशन देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत होती है। एक मुद्रा मतलब एक देश की मुद्रा दूसरी मुद्रा से में व्यक्त की गई कीमत को क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय दर कहते हैं। एक देश की मुद्रा दूसरी मुद्रा में, एक देश की मुद्रा दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई, किसकी बात कर रहे हैं वो? कीमत क्या कहलाती है?
दर कहलाती। समझ आ गया बेटा कि एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के रूप में जो व्यक्त किया जाता है उस मूल्य को क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय दर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो बेटा हमने DOP और DOC तो पढ़ लिया, क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं विदेशी विनिमय दर। अब विदेशी विनिमय दर है, इसकी कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी। क्या दी है? परिभाषा। परिभाषा क्या है? सबसे पहले परिभाषा दी है शेयर्स में। किसने दी है? शेयर्स। शेयर्स के शेयर्स कौन है? प्रबंध शास्त्री। प्रबंध शास्त्री क्या बोलते हैं? चयन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों। किसकी बात कर रहे हैं? चयन मुद्रा के परस्पर मूल्यों को देखिए अलग अलग प्रबंध शास्त्री अलग अलग अपनी विचारधारा देते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि विनिमय दर, मुद्रा की परिभाषा नहीं, मुद्रा चैप्टर अलग है। विनिमय दर की परिभाषा क्या है? तो क्या बोल रहा है? चयन मुद्रा के परस्पर मूल्यों। किसकी बात कर रहा है? चयन मुद्रा के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय क्या कहते हैं? विदेशी परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। समझ आ रही है बेटा? पढ़ने से समझ आ रही है क्या है? चयन मुद्रा के परस्पर मूल्य। चयन मुद्रा मतलब आपने जो भी मुद्रा चयनित की है उसके परस्पर मूल्य को ही, मतलब उसका जो प्राइस है उसे क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। चयन मुद्रा के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? ये किसने कहा है? शेयर्स के अनुसार। तो अपन अगर परिभाषा की बात करें तो याद हो जाएगी बिल्कुल इसे विदेशी विनिमय दर क्या होती है? एक मुद्रा के दूसरे मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन करते हैं उसकी कीमत को क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय दर कहते हैं। और शेयर्स ने क्या बोला कि चयन मुद्रा के परस्पर मूल्यों को ही क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है हेंस में। हेंस किसी के बीच में होते हैं हेंस। हेंस भी कौन है? प्रबंध शास्त्री है। हेंस के अनुसार, किसके अनुसार? हेंस के अनुसार। हेंस क्या बोलते हैं? विनिमय दर एक मुद्रा की क्या है? विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा। आपको ये तो पता है बेटा कि विनिमय दर होती क्या है? एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा के रूप में क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो वही चाहे प्रबंध शास्त्री अलग अलग हो बेटा और उसका मीनिंग तो सेम ही निकलना है ना। तो क्या बोल रहा है? विनिमय दर एक मुद्रा को किससे कंपैरिजन कर रहा है? दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। क्या है? एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई क्या है? कीमत है। समझ आइए बेटा? डेफिनेशन दोनों समझ आई? शेयर्स क्या बोल रहे हैं कि चयन मुद्रा के परस्पर, चयन क्या है? मुद्रा के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। चयन मुद्रा जो आपने मुद्रा चयनित की है उनके दोनों को परस्पर मूल्य उसे क्या कहेंगे? मुद्रा। और दूसरी बात करें हेंस के अनुसार विनिमय दर क्या है? एक मुद्रा तो दूसरी मुद्रा के जो मूल्य में व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? हेंस के अनुसार विनिमय दर कहा जाता है। समझ आ गया होगा? दोनों परिभाषा क्लियर हुई? विनिमय दर क्या होता
लास्ट क्लास वाला बीओबी और बीओटी भी अच्छे से समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा फिर से देख लेना, नोट्स आपके पास पीडीएफ में अवेलेबल है, उसे प्लीज चेक कर लेना और उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। शेयर्स के अनुसार हो गया, हेंस के अनुसार दोनों परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं कि विनिमय दर के प्रकार क्या क्या होते हैं। विनिमय दर अलग अलग प्रकार की होती है बेटा, कौन सी जगह क्या होती है, कैसे होती है, इसके 5 कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि इसका एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अगर पूछा भी जाता है कि विनिमय दर के प्रकार लिखिए, इनको डिटेल में नहीं पूछेंगे, सिर्फ नाम पूछेगा, तो आपको नाम बता देती हूँ मैं। देखिए विनिमय दर के प्रकार, जैसे अग्रिम, क्या लिखते हैं विनिमय दर के प्रकार, कौन कौन सी मुद्रा होती है, कौन कौन सी विनिमय दर होती है। जो मुद्रा है उसकी विनिमय दर क्या है और उस विनिमय दर के प्रकार क्या क्या है। तो अपन पहला लिखते हैं अग्रिम, कौन सी बात करते हैं अग्रिम, इसकी बात कर रहे हैं। अग्रिम, उसके बाद दूसरी बात करें तत्काल, उसके बाद बात करें अनुकूल। ये सब क्या है बेटा कि विनिमय दर किस प्रकार से हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है, प्रतिकूल, स्थिर, स्थिर भी हो सकती है तो अस्थिर भी हो सकती है। स्थिर, अस्थिर, समझ आया बेटा। कौन कौन सी है विनिमय दर के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी हो सकती है अग्रिम, अग्रिम मतलब कि जो पहले से चल रही है। तत्काल, कभी कभी क्या होता है समय के अनुसार भी मुद्रा के मूल्य को परिवर्तित किया जा सकता है। अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार कभी कभी अनुकूल भी होती है, प्रतिकूल भी होती है, स्थिर भी होती है। ऐसा भी होता है कभी कभी मुद्रा का मूल्य काफी टाइम तक कंटिन्यू स्थिर रहता है, नेक्स्ट अस्थिर भी रहता है। समझ आइए बेटा, ये क्या है विनिमय दर के प्रकार। आगे की बात करते हैं विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। समझ आ रहा होगा। चलो विनिमय दर का निर्धारण, विनिमय दर का निर्धारण कैसे करेंगे। देखो बेटा, जैसी परिस्थिति है, अभी अपन ने इसके प्रकार बताए हैं, अग्रिम है, तत्काल है, अनुकूल है, स्थिर है, अलग अलग प्रकार की क्या है विनिमय दर। अब विनिमय दर का निर्धारण कैसे करेंगे, कौन सी विनिमय दर को अपनाएं और कौन सी विनिमय दर को नहीं अपनाएं। तो बेटा विनिमय दर का निर्धारण जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, परिस्थिति के आधार पर किया जाता है और अपने देश में क्या क्या कंडीशन है, कैसा मार्केट है, उस आधार पर भी किया जाता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि बाजार में विनिमय दर का निर्धारण विनिमय की मांग और पूर्ति द्वारा किया जाता है। कैसे करते हैं, विनिमय दर का निर्धारण, बहुत ही इजी। अब इसको समझने से पहले बेसिक का एक टॉपिक है हमारा, क्या है डिमांड, मांग। उस टॉपिक को समझना इससे पहले जरूरी है। वैसे तो इजी है, एक बार बता देती हूँ आपको, या फिर हम जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या है कि विनिमय दर का निर्धारण किसमें निर्धारित है, मांग और पूर्ति। किसपे निर्धारित है, मांग व किसपे पूर्ति। किसपे निर्धारित है, मांग और पूर्ति। किस चीज की पूर्ति, कि भाई विनिमय दर, बाजार में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा, तो उसकी मांग क्या है और पूर्ति क्या है। अब मांग क्या होता है और पूर्ति क्या होता है, इसको अपन किसके द्वारा समझेंगे, डायग्राम। किसके द्वारा समझेंगे, यहाँ पे देख लो, एक डायग्राम बना, पेन से बनाते थे, अपने ग्राफ बनाते थे और सेम टू सेम ऐसी चीजें, कुछ नया नहीं है। देखिए ये क्या है, एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई। अपन यहाँ पे बात करते हैं सीधे मांग। मांग क्या होती है बेटा, मांग कब बढ़ेगी, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की क्या बढ़ती है,
मांग बढ़ती है, और उसकी पूर्ति कब बढ़ती है। अपन वस्तु के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक है इसमें, तो मैं तो सिर्फ आपको इस मीनिंग बता रही हूँ, वस्तु को इस वर्ड को कैसे समझा जा सकता है। मांग क्या होती है, कोई भी वस्तु अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो क्या होगी, मांग कम हो जाएगी, और जैसे कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी। वैसे पूर्ति की बात करें तो पूर्ति कब बढ़ती है, पूर्ति वस्तु की बात करने हैं, विनिमय दर की बात नहीं करने हैं बेटा। वस्तु की पूर्ति कब बढ़ती है, वस्तु की पूर्ति जब बढ़ेगी जब कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी उत्पादक है वो अपनी वस्तु को कब बेचना चाहेगा, जब उसकी कीमत उसको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। समझ आएगा। तो मांग और पूर्ति इन दोनों का कंपैरिजन कहाँ पे होता है, वस्तु के लिए भी होता है और विनिमय दर के लिए भी होता है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि मांग और पूर्ति निर्धारित करती है आयत मांग की लोच। अपन बात कर रहे हैं इससे कि अब अपन यहाँ पे वस्तु की मांग कैसे करेंगे, आयात और निर्यात के ऊपर। क्यों बेटा, क्योंकि विनिमय दर किससे निर्धारित होती है, अपन विदेशों की बात करें, विदेश की बात करें, विदेशी व्यापार की बात करें, तो यहाँ पे वस्तुएं जो है वो कहाँ की है, विदेश की है। तो विदेशों को भेजी जाती है और विदेश से खरीदी जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयात और निर्यात। तो अगर मान लीजिए विनिमय दर का निर्धारण कैसे करेंगे, अगर आयात क्या है हमारे पास ज्यादा है और निर्यात कम है तो स्थिति कैसी होगी, प्रतिकूल। और अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, और अगर निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो परिस्थिति कैसी होगी, अनुकूल। तो ये जो वक्र है या विनिमय दर का निर्धारण किस पे डिपेंड करता है, आयात की मांग और पूर्ति पर। अगर मांग ज्यादा है, भाई डिमांड ज्यादा है हमारी वस्तु की अगर मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, उस वस्तु को ज्यादा उत्पादित करेंगे और विनिमय दर क्या होती है उस टाइम में बढ़ जाती है। समझ आएगा। तो अगर अभी हम इसके आगे हम पढ़ेंगे अवमूल्यन और अधिमूल्यन, उसमें आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मुद्रा का अवमूल्यन किस प्रकार से किया जाता है, मुद्रा का अधिमूल्यन किस प्रकार से किया जाता है। समझ आ रहा है। तो अभी तो अपन इसी की बात करते हैं कि ये क्या है, पूर्ति, और ये क्या है, मांग, और ये इसका क्या हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहाँ पे आपका क्या निर्धारित हो जाता है, विनिमय दर निर्धारित हो जाती है। क्या निर्धारित हो जाती है, विनिमय दर। ये भी आपको समझ नहीं आएगा बेटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा टॉपिक इस पे है, पूरा जो बुक है वो इसी पर डिपेंड करती है, तो अपना उस टाइम बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस अभी तो सिर्फ इतना समझ लो कि विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। तो विनिमय दर का निर्धारण आयात की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। अगर पूर्ति का ढाल पूर्ति की लोच द्वारा निर्धारित होता है, विनिमय दरों में परिवर्तन से विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर इस दर में परिवर्तन होता है, इस दर में परिवर्तन होगा तो विदेशी जो विनिमय है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। समझ आया, नहीं समझ आया तो अपन आगे वो पढ़ेंगे अवमूल्यन अधिमूल्यन, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आया बेटा। देखो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, छोटी सी लाइन में हमें तो सिर्फ दो बात लिखनी है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण आयात की मांग और पूर्ति की लोच पर निर्धारित करता है, और जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण उसकी मांग की लोच और पूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी पर विदेशी विनिमय भी डिपेंड करता है। समझ आ रहा है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, उसको शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, बीओसी और बीओटी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हमने बात करी विदेशी विनिमय दर क्या होती है। तो आपको बता दिया हमने विदेशी विनिमय दर क्या होती है बेटा, एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा के बीच में की जो कीमत होती है, जो कंपैरिजन होता है, उसे क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय दर कहते हैं। विदेशी विनिमय दर की दोनों परिभाषाएं आपने पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़ा कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है और विदेशी विनिमय दर के प्रकार क्या होते हैं। ये 4-5 पॉइंट है, बहुत इजी है, एक बार रिवाइज कर लेना बेटा। और जो आपको इसका पीडीएफ अभी अवेलेबल करा देंगे, तो इस पीडीएफ को आप नोटबुक में नोट करें और उसको रिवाइज करते रहे। ठीक है ना बेटा। तो ये आगे वाली क्लास में हम अवमूल्यन और अधिमूल्यन पढ़ेंगे, तब आपको बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अवमूल्यन और अधिमूल्यन की। उसके बाद ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, जिसपे हम चर्चा करेंगे चैप्टर के एंड में। और कुछ मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, उन क्वेश्चन को आपको खुद को ही अपनी फेयर कॉपी के अंदर जो अपनी नोटबुक है उसमें आपको उसके आंसर लिखने हैं। और जब भी आपका चेक होता है सैटरडे या फिर ट्यूसडे को, जब भी होमवर्क चेक करेंगे तब तो आपका वो चेक करेंगे। ठीक है बेटा। तो वर्क आपको कल मिल जाएगा। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बाकी वो कल करेंगे, और कल अगर टाइम मिलता है तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।